नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोटा एजुकेशन हब में। मेरा नाम है कविराज और आज हम देखेंगे यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ था 27 अगस्त को। उसकी पहली शिफ्ट का जो भी पेपर था उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। डिटेल में एक एक प्रश्न को जांचेंगे कि किस प्रश्न में क्या पूछा गया था, क्या उसका उत्तर होगा और किस प्रकार के प्रश्न आगे आने की संभावना है, और ये प्रश्न क्यों पूछा गया था ये भी हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। ये वही पेपर या वही पीडीएफ है जो मैंने आपको ग्रुप में डाली थी जब आंसर की आई थी, तो इसलिए इसमें आंसर भी टिक्ड है। और ये हमारे पास यहाँ पे देखो ऑफिशियल आंसर की भी है, तो हमको पता चल जाएगा कि किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कि क्या आंसर फाइनल आंसर की में माना गया था। फाइनल आंसर की है हमारे पास। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब पेपर की। ये पहला पेपर है। पहला क्वेश्चन है कि भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है। तो देखो भरत मुनि जो है ना, काव्य शास्त्र के बहुत ही श्रेष्ठ आचार्य हैं। सबसे पहले आचार्य है जिनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। ये आप याद रखो सबसे पहले तो। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये लो। ठीक है, ये पकड़ लेते हैं। नाट्य शास्त्र इनका ग्रंथ है। ठीक है, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। ठीक है, नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो इन्होंने इसी नाट्यशास्त्र वाले ग्रंथ में, कोई कहते हैं इसमें 36 अध्याय है, कोई कहते हैं 37 अध्याय है, आ जाए तो 36 लगा देना आप तो। इसमें इन्होंने 10 ही गुण माने हैं, 10 ही दोष माने हैं, ये याद रखना। और टोटल मिला के 49 भाव माने हैं टोटल। कुल भावों की संख्या पूछे तो 49 है, जिसमें से 8 संचारी भाव हो गए, 8 स्थायी भाव, 8 रस और 33 संचारी भाव। 33, 8 और 8 49 होते हैं। ये मिला लेना, आप गणित कर लेना, सही निकलेगा ये भरत मुनि की बात हो गई। नाट्य शास्त्र रस सिद्धांत के प्रवर्तक है। किस सिद्धांत के प्रवर्तक है? रस सिद्धांत के। दूसरा देखो आप, भारत सरकार के राजभाषा विभाग का सीडेक की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया था। लीला सीडेक एक कंपनी है जो कंप्यूटर साइंस वगैरह के फील्ड में काम करती है, तो एक सॉफ्टवेयर बनाया था लीला हिंदी प्रबोध। ये बनाया था हेमंत दरबारी ने। नाम से पता चल रहा है, वैसे भी हिंदी वाला नाम हेमंत दरबारी। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कोई उपनाम तो हिंदी में ही रखते हैं ना सभी कवि लोग। तीसरा क्वेश्चन है कि मिलान करना है यहाँ पे कि ये काव्य लक्षण है, इनका कौन कौन आचार्य है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, की कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है कि वाक्य रसात्मक काव्यम। तो व से वाक्यम रसात्मकम काव्यम, व से विश्वनाथ। ये विश्वनाथ की पंक्तियां हैं कि रसात्मक अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य ही क्या कहलाते हैं? काव्य कहलाते हैं। या फिर रसात्मक वाक्य जो रस को पैदा करते हैं वैसे वाक्य ही काव्य कहलाते हैं। ये आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा दी गई है किसके लिए? काव्य लक्षण के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शब्दार्थो सहितम काव्यम। अभी आपने क्या पूरे जगत को याद है, सबसे आसान है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का मिला जुला सहित भाव ही काव्य कहलाता है। ये भामह की पंक्तियां हैं। रमणीय प्रतिपादिक, अब जो देखो, रमणीय प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीय अर्थ को प्रतिपादक करने वाले शब्द ही काव्य कहलाते हैं। 1000 से भी ज्यादा बार ये पंक्तियां पूछी जा चुकी है। तीनों की तीनों पंक्तियां 1000 से ज्यादा बार पूछी जा चुकी है किसी न किसी एग्जाम में। अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर दो, चाहे यूजीसी नेट दो, चाहे सेकंड ग्रेड दो, चाहे फर्स्ट ग्रेड दो, टीजीटी पीजीटी कुछ भी दो, ये वहां पर भी पूछा जाएगा। क्योंकि लिमिटेड है ना काव्य लक्षण, कोई तो है नहीं कि हर साल ही पैदा हो रहे नए नए। और चौथी पंक्ति हो जाएगी किसकी? काव्य शब्दाय गुणा अलंकारा संस्कृत्यो शब्दार्थ यो वर्तते। और ये वर्तते आने से लास्ट में व से वर्तते, व से वामन। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है आपको बहुत बार, और बहुत आसान है ये। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जब क्लासेस लेता था मैं टेलीग्राम पे ऑनलाइन, वहां पर भी चीजें मैंने बहुत बार बताई है। क्योंकि हिंदी तो कॉमन है ना, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या यूजीसी नेट, और क्या टीजीटी पीजीटी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वामन। ठीक है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले में फोर, ये दूसरा वाला। ठीक है, टिक लगा हुआ है यहाँ पे वैसे भी। शिवपालगंज के बारे में ऐसा किसने, ऐसा लगने लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वो यहाँ है, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है। अब देखो शिवपालगंज की बात आते हैं, अपन चल जाते हैं राग दरबारी में। ठीक है, राग दरबारी उपन्यास 1968 इसका प्रकाशन वर्ष है। श्री लाल शुक्ल जी का उपन्यास है। इसको 1969 में साहित्य अकादमी मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा रंगनाथ। और ये इसके इंपोर्टेंट पात्र है, वैद्यनाथ वगैरह, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट पात्र हैं। रुपन बाबू, वैद्य जी, रंगनाथ और बद्री जी। देखो जीवन में किसी ने कुछ उपन्यास अगर जो नहीं पढ़े हैं ना, तो याद रखना, गोदान जरूर पढ़ना, राग दरबारी जरूर पढ़ना, बाणभट्ट के आत्मकथना जरूर पढ़ना, शेखर एक जीवनी जरूर पढ़ना। कुछ उपन्यास ऐसे हैं कि जो
साहित्य का विद्यार्थी हो चाहे न हो, सबको पढ़ने चाहिए। उसमें से एक है राग दरबारी, ये याद रखना। ठीक है ना? तो चलो, जिसने पढ़ा है कमेंट करो, जिसने नहीं पढ़ा है वो भी कमेंट करो। कोई भी बोले वो क्या बोले, पागल बन नर निर्भर न करे, अपनी दुर्बलता बल संभाल, गंतव्य मार्ग पर पैर धरे। 55वां क्वेश्चन यानी कि 5वां क्वेश्चन है ये। कामायन में किस सर्ग से लिया गया है ये? जाहिर सी बात है, स्वप्न हमारे सिलेबस में नहीं है, आशा सिलेबस में नहीं है, संघर्ष नहीं है, ईड़ा इसका आंसर हो जाएगा। अरे ये भी तो देखो ना, कॉमन सा की बात है ना यार, जब स्वप्न सिलेबस में नहीं है, आशा नहीं है, संघर्ष नहीं है, तो ईड़ा से ही होगा ना ऑटोमेटिकली। ठीक है, चिंता श्रद्धा और ईड़ा सामान्यतः यही सिलेबस में होते हैं, चिंता श्रद्धा और ईड़ा अधिकांश एग्जाम में यही सर्ग सिलेबस में होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ईड़ा, ये याद रखना। ठीक है ना? टोटल 15 सर्ग के कामायनी में 1935-36 की रचना कहते हैं इसे अपन। ठीक है, चिंता ने आशा से श्रद्धा से कहा, चिंता ने आशा से श्रद्धा से कहा, कहा का मतलब काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न में संघर्ष किया हमने। पहले स्वप्न आएगा तो आधा स्व, फिर संघर्ष पूरा आएगा। ठीक है ना? निद्रा, निद्रा मतलब एनडीआर है, एनडीआर है मतलब निर्वेद, द से दर्शन, आर से रहस्य और ए से आनंद। चिंता से आनंद का सफर, 15 सर्ग हो गए टोटल। चिंता ने आशा से कहा कि काम वासना लज्जा ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न में संघर्ष निद्रा, खत्म बात। हो गए 15 के 15 स्वर्ग, ये याद रखना आप। 56वां क्वेश्चन है, कविता क्या है निबंध के संदर्भ में सत्य कथन छाट नहीं यहाँ पे कि कौन कौन से बातें जो है इस निबंध में कही गई है। 1909 में ये पहली बार प्रकाशित हुआ था, किसमें? अपने सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, बाद में 1929 में चिंतामणि भाग 1 में इस निबंध को स्थान मिला है। शुक्ल जी का निबंध है ये। किसका है ये? शुक्ल जी का। इस शीर्षक से शुक्ल जी ने 1909 में एक छोटा सा लेख लिखा था, बिल्कुल सही बात है। निरंतर संशोधन परिवर्धन के द्वारा अंततः 1929 में इसे अंतिम रूप प्राप्त हुआ, ये भी बिल्कुल सटीक बात है। और कविता का अंतिम लक्ष्य मनुष्य हृदय में सामंजस्य स्थापन करके उनके साथ जगत के मानवीय पक्षों का प्रत्यक्षीकरण है। बिल्कुल ही सही बात है ये, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि कविता का माना कि एक लक्ष्य मनोरंजन भी है, मगर उसका अंतिम लक्ष्य मनुष्य के हृदय से सामंजस्य स्थापित करके जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसलिए यह भी इसमें सही बात हो जाएगी। अच्छा, तो इसने कहा है कि कविता का अंतिम लक्ष्य मनुष्य से स्थापन करके अंतिम लक्ष्य है। अच्छा अच्छा अच्छा, और इसका डी क्या है? सौंदर्य बाहर और मन के भीतर की वस्तु है। चलो, ये इसमें नहीं है। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति का भावात्मिका है। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो ए बी ई होगा, और ए बी सी तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है वैसे तो। ठीक है, तो जब ए बी सी ऑप्शन में नहीं तो पहले तो ये उत्तर होगा ही नहीं, और जो यहाँ पे सही उत्तर होगा वो होगा ए बी ई। ठीक है ना? वैसे सी वाला ऑप्शन भी यहाँ से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सी ऑप्शन भी। पर हो सकता है सी ऑप्शन में कोई इसमें ऐसी गलती कर दी हो, मैं इसको दोबारा देखूंगा कि सी ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन दे दिया हो, क्योंकि ये तो सही है कि उसने कहा था कि कविता का एक उद्देश्य जो है मनोरंजन तो होता ही है, परंतु उसका एक लक्ष्य मनुष्य हृदय से सामंजस्य स्थापित करके उसके साथ जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण भी है, या उसको उद्घाटित करना भी है। तो हो सकता है यहाँ शब्दों में हेर फेर कर दी हो, लेकिन ए बी और ई तो कन्फर्म है, ये तो सही है। ठीक है, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। और कविता की क्या परिभाषा दी है इसमें, यह हमेशा पूछा जाता है। फिर जिस प्रकार से आत्मा की मुक्त अवस्था अवस्था को हम ज्ञान दशा कहते हैं, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था को हम रस दशा कहते हैं। और इसी अवस्था के लिए हमारी मनुष्य की वाणी जो भी शब्द विधान करती है उसे कविता कहा जाता है। और ये पंक्तियाँ इंटरव्यू में तो पूछी ही जाती है। इंटरव्यू की बात करने लग गया मैं, क्योंकि अभी इंटरव्यू की तैयारी चल रही थी आरपीएससी की, लेकिन एग्जाम में भी पूछी जाती है ये पंक्तियाँ। कविता की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है ये, शुक्ल जी के द्वारा दी हुई। 6 क्वेश्चन हो गए। 7वां क्वेश्चन देखो बाब, यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है कि कुछ आलोचक और कुछ आलोचना ग्रंथ। ये भी मैं बहुत बार करवा चुका हूँ कि यार जो फेमस आलोचक है ना, और जिनकी रचना में आलोचना लिखा हुआ है, उनको तो याद करो ही सही भाई। जब सिलेबस में आलोचना लिखा हुआ है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनकी आलोचना, तो वो तो प्रश्न याद करो ही सही। लेकिन जो प्रसिद्ध आलोचक है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, ठीक है ना, उनको भी याद करो। अब जैसे कि बच्चन सिंह का तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये पढ़ लेते हैं अपन वैसे तो। शांति प्रिय द्विवेदी की रचना हो जाएगी एक तो युग और साहित्य, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य नाम से एक रचना लिखी थी, फेमस रचना है। तीसरा हो जाएगा बच्चन सिंह का साहित्य का समाज शास्त्र और रूपवाद, ये हो जाएगी बच्चन सिंह की।
और डी हो जाएगा अपना आधुनिक कविता का मूल्यांकन। आधुनिक कविता का मूल्यांकन ये हो जाएगी इंद्रनाथ मदान की। इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा चौथा, ये याद रखना आप। तीसरा A4B1C2D3 याद रखिएगा, इंद्रनाथ मदान आधुनिक कविता का मूल्यांकन। इसके बाद अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में, एक सेकेंड ये अटक गया है यार। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि जहां उपमेय स्वयं ही उपमान हो वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां उपमेय स्वयं ही उपमान हो वहां कौन सा अलंकार होता है, अर्थात जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, जो अपने आप में ही सब कुछ पूर्ण है। कैसे कि सिय मुख जैसे कोई और नहीं, जैसे कि सिया का मुख तो सिया के मुख के समान ही है और किसी के समान नहीं है ना। कि कृष्ण तो केवल कृष्ण ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है सभी। तो कृष्ण तो एकदम ही कृष्ण लग रहा है, या फिर कृष्ण तो कृष्ण ही है, जो कहते हैं ना, मतलब राधा तो राधा ही है, तू तो तू ही है। अर्थात जिसमें जिसकी ही तुलना जिसके साथ की जाए, अनन्वय अर्थात जो किसी अन्य के समान नहीं है, वहां हो जाएगा अनन्वय, यानी कि अनन्वय अलंकार। ठीक है ना, ये भी एक अलंकार है कि तू तो तेरे जैसा ही है, तेरे जैसा तो कोई नहीं है। जिसकी उपमेय होता है, जो हमारे पास होता है, उपमान होता है, जिससे तुलना की जाती है। आगरा बाजार नाटक के पात्रों को पहले से बाद के क्रम में जमाना है कि कौन सा पात्र जो है पहले आता है, फिर कौन सा पात्र बाद में आता है। तो इसका क्रम ये देख लो आप, जैसे लड्डू वाला है एक, तो पहले डी, लड्डू वाला 1 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, तरबूज वाला 2 नंबर पे हो जाएगा, बर्फ वाला 3 नंबर पे हो जाएगा, ककड़ी वाला 4 नंबर पे हो जाएगा, और प से पान वाला। ठीक है, देख लेना DAEBC। ठीक है, आगरा बाजार नाटकों के पात्रों को अगर सही क्रम से जमाएं तो ये इसके पात्र हो जाएंगे। ठीक है, 60वां प्रश्न देखो, यानी कि 10वां प्रश्न। गुरु उपदेशाध्युतुम शास्त्रम जड़धियोपलयम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावत है। बहुत बढ़िया। अब भामा जो है वो तो कहते हैं कि प्रतिभा से ही जो है काव्य का उद्बोधन होता है, अर्थात काव्य है तो कहते हैं जब हम प्रतिभा की बात करते हैं, जब अभ्यास की बात करते हैं, और जब हम बात करते हैं किसकी, व्युत्पत्ति की। ये सारी चीजें किसके अंदर पढ़ते हैं अपन, व्युत्पत्ति, अभ्यास, किसके अंदर पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं अपन काव्य हेतु के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, तो काव्य हेतु में कहते हैं कि प्रतिभा से जो है काव्य हेतु किया जा सकता है किसी के द्वारा, लेकिन ये बात करता है कि गुरु उपदेशाद्युतु शास्त्रम जड़द्युपेलम। ठीक है ना, कि गुरु के उपदेश से जो जड़ है ना, या गुरु के शास्त्रों से, वो भी कविता कर सकता है, ये भी इसका अर्थ निकल सकते हैं। तो ये भामा की पंक्ति आई है। ठीक है, भामा वही है जो शब्दार्थ सही तो काव्यम। ठीक है, काव्य अलंकार इनकी एक पुस्तक है जो 1000 बार एग्जाम में पूछी गई है। काव्य अलंकार, याद रखिएगा, काव्य अलंकार। ठीक है, भामा की पुस्तक है काव्य अलंकार। के बाद हम बात करते हैं, तो दंडी की पुस्तक हमेशा याद रखना, ये 1000 बार पूछी गई है। काव्य दर्श या काव्यादर्श भी हो सकती है, लेकिन द से दर्श, द से दंडी। ठीक है, अब वामन की पुस्तक हो जाएगी काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती या काव्य अलंकार सूत्रवर्ती, याद रखो आप। ठीक है, मम्मट की काव्य प्रकाश, सबको याद है मम्मट की काव्य प्रकाश। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। उसके बाद आगे पढ़ते हैं अपन। 11वां प्रश्न है कि कोहु नहीं पकड़त मेरो हाथ 20 कोटि सुत होत फिरत मैं हा होय अनाथ। ठीक है, कि भाई मेरे तो 20 करोड़ से ज्यादा पुत्र हैं, यानी कि मेरे यहाँ पर जनसंख्या की कोई कमी नहीं है। भारत ऐसी बात कर रहा है यहाँ पे, भारत दूरदर्शन नाटक के अंदर। तो उक्त गीत किस अंक में आया, तो दूसरे अंक में ये पंक्ति आता है कि कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ। ठीक है ना, भारत दूरदर्शन भारतेंदु के मौलिक नाटकों में से एक है। अनुदित नाटक भी अपन पढ़ते हैं भारतेंदु के, और मौलिक भी पढ़ते हैं, याद रखिएगा ये मौलिक है। 1880 का प्रकाशन वर्ष है भारत दूरदर्शन। ठीक है, अगला देखिए आप। कला के किस क्षण में फैंटेसी साहित्य कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगते हैं, कला के किस क्षण में। ठीक है ना, तो वैसे तो मुक्ति बोध ने अपने जो एक रचना है ना, साहित्य की डायरी, एक साहित्य की डायरी नाम से इन्होंने जो निबंध संग्रह, या जिसे हम लेख कहते हैं, लेखों का संग्रह है, उसमें कहा था इसमें कलाकार का तीसरा क्षण या कला का तीसरा क्षण नाम से, या तीसरा क्षण नाम से एक चैप्टर था इनका, तीसरा क्षण। ये उसी में, और जब भी मैं ये पढ़ाता हूँ ना साहित्य की डायरी या फिर कोई भी रचना,
तो उसका जो इंडेक्स है या जो अनुक्रमांक क्रमणिका है शुरू में, उसको जरूर याद करवाता हूँ। तो याद रखना, कला के तीसरे चरण में जो है फैंटेसी साहित्य कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करती है कि फैंटेसी जो है साहित्य कलात्मक। और फैंटेसी क्या होती है? एक प्रकार की ऐसी कल्पना होती है मानव मस्तिष्क में जिसके द्वारा हम ऐसे तत्वों की कल्पना करते हैं जो सामान्य जीवन में संभव नहीं है। ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना। जैसे हम पढ़ते हैं ना किसमें, अंधेरे में रचना में, कि पाषाण की मिट्टी से बह रहा है खून, तो पाषाण की मिट्टी से खून बह सकता है क्या? नहीं बह सकता। ऐसी ऐसी कपोल कल्पना कि पहले फूल आ गया, फूल के बाद बच्चा आ गया, बच्चा के बाद वो बड़ा हो गया, बड़ा होते तुरंत वो क्या बोलता है, उसके हाथ में बंदूक आ गई, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से किस प्रकार से बच्चा पैदा होता है, बच्चा भी क्रांतिकारी बनता है, फिर उसके हाथ में बंदूक आ जाती है। ये सारी चीजें उसमें जो है एक एक सीन में बताई गई है, जैसा जीवन में संभव नहीं है, अर्थात अतिक्रमण करता है वो। फैंटेसी उसे कहते हैं, फिर कभी पढ़ेंगे इसको डिटेल में। पर ये अंधेरे में जो रचना है मुक्ति बोध की, बड़ी फेमस रचना है ये, ठीक है ना। ये देखो कुछ पंक्तियां दी हुई है यहाँ पे 13वें प्रश्न में, इसको मिलान करना है कि अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ठीक है ना। ये वही मुक्तिबोध की पंक्तियां, ये किसमें से ली गई है? ये अंधेरे में से रचना में, ठीक है ना। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा कभी नहीं होना, महादेवी वर्मा। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, जामवन जी कहते हैं ये पंक्तियां, जामवन जी। क्योंकि इससे पहले तो राम की शक्ति पूजा में जो विभीषण जी हो तो नेगेटिव बातें कर करके दिमाग खराब कर देते हैं, ठीक है। निराला की पंक्तियां हो जाएगी ये। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। ये तो वही सीन हो गया प्रियमवद का, आ गए प्रियमवद। असाध्य वीणा, असाध्य वीणा से ली गई पंक्ति, ठीक है ना। अज्ञेय की पंक्तियां। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेंग्रीन कहानी के संबंध में कौन सा कथन सही है इसमें से? ग्रेंग्रीन यानी कि रोज कहानी है, अज्ञेय की बहुत ही श्रेष्ठ कहानी है अकेलेपन की, कि मालती को अपने परिवार को गृहस्थी से सुख का अनुभव होता था, बिल्कुल नहीं होता था। मालती के पति सरकारी डॉक्टर थे, बिल्कुल सही बातें थे। सरकारी अस्पताल और डॉक्टर के प्रति उनमें मन में अच्छी भावना थी, बिल्कुल भी नहीं थी। मालती के पिता द्वारा लाई किताब फाड़ कर फेंक देती थी। मालती जो है बचपन में बहुत उद्यमी थी और वो पिता के द्वारा लाई किताब को फाड़ कर फेंक देती थी। मालती के शिशु को चोटें लगती ही रहती थी, रोज ही गिर पड़ता था, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने ऊपर कुछ उपन्यास बताए थे आपको, वैसे कुछ कहानियां बताता हूँ, जरूर पढ़िएगा जीवन में। रोज कहानी उसमें से एक है, राजा निर्बंध से उसमें से एक है, ठीक है ना, जरूर पढ़िएगा। एक कहानी है हीली बोन की बतखें, हीली बोन की बतखें, अज्ञेय की कहानी है ये, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये तो जीके का प्रश्न एक प्रकार से आपकी जानकारी के लिए। हीली बोन की बतखें, अज्ञेय की कहानी, बस पढ़ना न पढ़ना आपके ऊपर है, जरूरी नहीं है पढ़ो, बाकी समझ में भी नहीं आएगी ऐसा है। BDE, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा BDE। उसके बाद देखो आप, अगला प्रश्न है अपना, हिंदी निबंध और उनके निबंधकारों का सही युग्म कौन कौन सा है, अर्थात अपन को बताने की कौन सी रचना जो है किसकी है और कौन सी रचना किसकी नहीं है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ACD, यानी कि सब मिट्टी हो गया माधव प्रसाद मिश्र का, मुझे मेरे मित्रों से बचाइए पद्म सिंह शर्मा का, और D उजरा स्वर्ग। अब कुछ ना कुछ ये देते ही हैं जबरदस्ती ऐसे प्रश्न जिनका हमने नाम नहीं सुना होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो सब मिट्टी हो गया, पदम सिंह शर्मा का मुझे मेरे मित्रों से बचाइए, और उजड़ा स्वर्ग। मुझे तो नहीं लगता कि ये मुख्य धारा के निबंध है, बाकी ये ऐसे प्रश्न कभी कभी आ ही जाते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार देख लो, क्योंकि ये PYP इसीलिए काम आते हैं क्योंकि जो आ चुका है ना उसको दोबारा पूछने के चांस रहते हैं, ठीक है ना। ये याद रखिएगा आप, ACD इसका आंसर हो जाएगा। जितना ग्राम गीत शीघ्र फैलते हैं, जितना ग्राम गीत है ना, कि गांव के गीत जितने जल्दी फैलते हैं ना, जितना काव्य को संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव पड़ता है, उतना साधारण शिक्षा से नहीं पड़ता। ये कथन किसका है? ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है ना, याद रखिएगा। कि गांव के गीत एक तो जल्दी फैलते हैं, और दूसरी बात काव्य को संगीत द्वारा सुनकर ही चित्त पर आराम मिलता है। अगला प्रश्न देखो आप, 67वां, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? इसमें कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से खरीदी गई है इसके बारे में बताना है। कि भारतवर्ष उन्नति, ये निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो मार्किन की जो धोती है ना, मार्किन की धोती कहाँ से ली गई? तो धोती यानी कि पहनावा, पहनावा कहाँ से लिया गया हमने? मार्किन की धोती ये लिया हमने इंग्लैंड से, ठीक है। पहला हो जाएगा मार्किन की धोती इंग्लैंड से, इंग्लैंड से क्या लिया अपन ने? धोती, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अपने मार्किन की धोती, सॉरी सॉरी, मार्किन की धोती जो है वो अमेरिका से है, माफी चाहता हूँ। मार्किन की धोती जो हमने ली है वो है अमेरिका से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कहाँ से निर्यात करते हैं ना, लाख लाट का अंगा, ठीक है।
यानी कि जो अंगा है, लाख लाट का अंगा, वो हम कहाँ से करते हैं? इंग्लैंड से। पहनने के लिए कहाँ से लेते हैं? इंग्लैंड से। कंघी, कंघी हम कहाँ से निर्यात करते हैं? फ्रांस, फ्रांस से कंघी, ठीक है। और चौथा हो जाएगा हमारा चर्बी की बत्ती। चर्बी की बत्ती कहाँ से लेते हैं? च से चर्बी, ज से जर्मनी, ठीक है। चर्बी, च छ ज से जर्मनी, ये ले। चर्बी की बत्ती ज से जर्मनी से लेते हैं अपन, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। तो ये आगे आगे फिर से पूछा जा सकता है। अभी तो चलो मिलान करने के लिए पूछा, अगली बार हो सकता है सिंगल ही पूछ ले कि चर्बी की बत्ती कहाँ से ली जाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये। तो क की तरह अपन को पता है, फ दिखता है तो क और फ एक जैसे दिखते हैं लगने में, तो क से कंघी, फ से फ्रांस, च से चर्बी, च छ ज से जर्मनी, इसी युग्म का है ये। अ से अंगा, ठीक है। अ आ ई, यानी ई से इंग्लैंड, है ना। और अमेरिका, अमेरिका को धोनी को याद रख लेना आप कैसे भी करके। धोती, धोती को आप कैसे याद रखो? धोनी से, कि धोनी कहाँ गया है? अमेरिका में गया है, क्योंकि अमेरिका में क आ रहा है और क से क्रिकेट बनता है, ध से धोती बनती है, धो से धोनी बनता है। अमेरिका, धोनी, याद रखना आप। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेमचंद जो घर में, ठीक है, शिवरानी देवी की लिखी हुई जीवनी है ये। किनकी है जीवनी? ये प्रेमचंद जी की। निम्नलिखित तथ्यों का सही क्रम बताइए। इनमें से कौन कौन से तथ्य जो है सही क्रम से लगाना है इनमें से, ठीक है ना। तो शिवरानी देवी की, इसका जो सही उत्तर होगा ये दे रखा है यहाँ पे, बी, ए, टी, सी और ई, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस, जो है हंस पत्रिका में छपी थी। अब देखो इससे पहले ये प्रश्न पूछा गया था, इससे पिछले वाले प्रीवियस ईयर पेपर में। तो पहला कथन हो जाएगा हमारा एक, तो ये प्रेमचंद द्वारा मोटेराम शास्त्री के नाम से कहानी जब लिखी ना, तो एक शास्त्री ने उन पर केस भी कर दिया था। तो दूसरी ये पंक्तियां इसमें पहले आई है। तीसरी हो जाएगी लखनऊ के गवर्नर हेली धनपत राय जी को राय साहब ही देना चाहते थे, क्योंकि वो भारत के सबसे बड़े दूसरे राइटर थे। बहुत बढ़िया। तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा ये कथन जो इसमें क्रम से आया था। सी हो जाएगा कि शिवरानी देवी पैकेटिंग करते हुए गिरफ्तार हुई, ये चौथे नंबर पे आया था इस पर। और पांचवा हो जाएगा साहित्य सभा की मीटिंग के लिए प्रेमचंद पहली बार दिल्ली जाते हैं। तो पांचवा हो जाएगा साहित्य सभा की मीटिंग के लिए दिल्ली जाते हैं, ठीक है। ये तो वही कर सकते हैं जिन्होंने पढ़ा हो, ऐसे प्रश्न करना आसान नहीं होता है, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो भी कर दें तो बड़ी बात है, क्योंकि याद नहीं रहता ना, एकदम वाहियात कंपनी के प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखो आप, 69वां प्रश्न है हमारे सामने, यानी कि 19वां, कि मूर्धन्य में जो शब्द प्रयोग हुए हैं उनका क्या वास्तव में अर्थ है, ठीक है ना। तो जैसे पहला शब्द है डांगर, तो डांगर वो जगह है जहाँ पे मरे हुए पशुओं को फेंका जाता था। तो डांगर, मरे हुए पशुओं को फेंके जाने वाली जगह। अन्यास, अन्यास का अर्थ हो जाएगा लाल कपड़े में रखी हुई हस्तलिखी पांडुलिपि। लाल कपड़े में रखी हुई हस्तलिखी पांडुलिपि क्या हो जाएगी? अन्यास हो जाएगी। तीसरा हो जाएगा परवाना। परवाना क्या होता है? शव यात्रा के दौरान गाया जाने वाला विशेष भजन परवाना कहलाता है, ठीक है ना। परवाना वैसे भी गाने को ही कहते हैं अपन, ठीक है ना। हालांकि वो क्षमा वाला परवाना अलग है, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, है ना। बिस्टोरिया, बिस्टोरिया होता है चांदी का सिक्का, याद रखना, बिस्टोरिया चांदी का सिक्का, बिस्टोरिया, ठीक है ना, याद रखिएगा, बिस्टोरिया चांदी का सिक्का। जो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है वास्तव में काफी टफ था ये। शिफ्ट टू का हम करेंगे, वो थोड़ा सा आसान था इसकी तुलना में। 70वां प्रश्न के अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत में अंगों का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले तो वही कथानक आता है, ठीक है। इसके अनुसार फिर हो जाएगा चरित्र, फिर हो जाएगा अपने विचार, ठीक है। विचार के बाद हो जाएगा पद योजना, तो पद योजना के बाद हो जाएगा अपने गीत, ठीक है। और इसमें एक चीज और रह रही है, वो है दृश्य योजना, छठे नंबर पे, ठीक है। 6 अंग होते हैं काव्य के, ठीक है ना। एक प्रकार से इन्होंने त्रासदी के 6 अंग बताए हैं। उनका क्रम हो जाएगा कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, गीत, भव्य गीत योजना और दृश्य। ये 6 के 6 आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 71वां, कि आधे अधूरे नाटक के बारे में पहले मंचन के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। भाई आधे अधूरे, और ये देखो ये पहला मंचन का प्रश्न पूछा है ना, ये आधे अधूरे नाटक की जो मूल पुस्तक है ना, उसकी शुरू प्रथम पेज भाई, यानी कि जब नाटक शुरू भी नहीं होता ना उससे पहले ही दिया हुआ है ये। तो ये भी कोई नया प्रश्न नहीं है ये। कि बड़ी लड़की की भूमिका ऋचा व्यास ने निभाई है।
तो ये वैसे तो कोई काम का प्रश्न नहीं है, क्योंकि हम कैसे पढ़ेंगे यार ये चीज़ कि भाई ऋचा व्यास ने निभाई है या किसने निभाई है, ये याद नहीं होती ना चीज़ें वैसे भी, है ना। तो इसलिए ये कोई पहला हो तो यहाँ पे गलत है वैसे तो, जो इसका उत्तर है उस हिसाब से। इसका पहला मंचन देशांतर नाट्य संस्था द्वारा किया गया, तो बी सही है, क्योंकि ये दिया हुआ है इसमें, ये याद रह जाएगी चीज़ें। इसका निर्देशन श्री ओम शिवपुरी ने किया था, ये भी सही है, ओम शिवपुरी ने। और छोटी लड़की की भूमिका अनुराधा कपूर ने निभाई है, तो ये हमको याद नहीं है और ये हमको पता भी नहीं है, सही भी है। इसका मंचन फरवरी 1969 में किया। अब जब हमको पता है कि यार बी सही है और सी सही है और ई सही है, क्योंकि फरवरी 1969 में किया, ये तो हमें याद रहना चाहिए और ये दिया भी हुआ है। तो जब पता है कि बी सी ई ऑलरेडी इसका आंसर है, तो ए और डी हो चाहे ना हो हमको क्या पता, क्योंकि ये याद नहीं होता वैसे तो। कैसे तो पूछ लेगा वो कल को कि जो वो मुख्य पात्र है सावित्री, उसका किरदार किसने निभाया, ये थोड़े याद रहता है यार। बी सी ई, ठीक है ना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। वास्तव में मंचन जो है फरवरी 1969 में किया गया था। अब इसके अलावा जैसे अंजो दीदी नाटक हो गया या आधे अधूरे हो गया, या और भी जितने भी नाटक लगे हुए हैं ना, सबके मूल पुस्तक में जो फ्रंट पेज पे या आखिरी पेज पे या फिर शुरुआत के 3-4 पेजों में कुछ भी अगर लिखा हुआ है ना, उनको अंडरलाइन कर लेना, उनको लिख लेना, वो काफ़ी काम आएगी आपकी चीज़ें। अगला देखो आप, अगला प्रश्न है कि हिंदी की सार्वदेशिक व्यापकता के संबंध में निम्नलिखित कथन मिलते हैं। ठीक है, हिंदी की सार्वदेशिकता, इनमें सही विकल्प छांटना अपन को, कि हिंदी की व्यापकता और लोकप्रियता का एक कारण साहित्य एवं संगीत की दृष्टि से उसकी संपन्नता भी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर लोकप्रिय में लोकप्रिय साहित्य भी है और संगीत भी है, तो ये सही कथन है। हिंदी को देशव्यापी बनाने में वैष्णव धर्म, सूफी संत, निर्गुण सगुण कवियों की भूमिका रही है, ये भी सही बात है। और सी है कि सभी रीतिकालीन हिंदी कवि राज्याश्रित थे, क्या गलत। रीति मुक्त कवि कहाँ थे राज्याश्रित, बताओ। सभी रीतिकालीन हिंदी कवि नहीं थे, सभी तो नहीं थे, क्योंकि हिंदी के विकास में राजनीतिक परिस्थितियों और गतिविधियों का बड़ा हाथ रहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल हाथ रहा है, राजनीतिक परिस्थितियों का बड़ा हाथ रहा है। और अहिंदी यानी कि जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती प्रदेश व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए हिंदी की सार्वदेशिकता का विकास अवरुद्ध रहा, ये भी गलत। क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रदेश है जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती लेकिन व्यापार तो होता ही रहा था ना, तो इन्होंने कहा ना व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे, अरे थे ही सही यार, ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा अपना केवल ए बी और डी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 73वां प्रश्न हो जाएगा हमारा 73, कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो कौन सा प्रकरण इसमें सही है। अब देखो परीक्षा गुरु उपन्यास है, उसमें से ये प्रश्न लिया गया है, और मैंने हमेशा कहा है कि कम से कम पहला तो याद रखो कम से कम, कि पहला प्रकरण कौन सा है। क्रम से याद नहीं होते तो नहीं होते यार, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। परंतु ये तो याद होना चाहिए कि पहला प्रकरण तो कौन सा है, नहीं भी हो तो पहले के 3-4 याद कर लो और लास्ट के 3-4 याद कर लो, या तो क्रम पूछेगा कि इनको क्रम से जमाओ, पहले के बाद दूसरे के बाद कौन सा आया है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं यहाँ पे पहला प्रकरण, दूसरा प्रकरण, तीसरा प्रकरण, चौथा प्रकरण। तो जिसका पहला प्रकरण है ना वो है इसमें सौदागर की दुकान, ठीक है। तो जब पहला अपन को याद हो जाएगा ए में 2, तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से ये देखो, ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 1, ए में 2, बी में 4, सी में 2, 3 और डी में 1। और शुरू के तो याद रहते ही हैं वैसे भी। दूसरा हो जाएगा अकाल में अधिक मास, शुरू के 2-3 तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको याद करने के लिए। तीसरे में हो जाएगा संगति का फल, और चौथा हो जाएगा मित्र मिलाप, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा तो याद रखो आप, और लास्ट के भी याद रखो 2-4 तो, ठीक है ना। जब भी रिवीजन लास्ट में देख जाना, इनको रिवीजन करके चले जाना। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है ये, हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है ये। गोदान में आए प्रसंगों को पहले से बात के क्रम में अपन को इसमें जमाना है, ठीक है ना, याद रखना है इसमें क्या क्या उत्तर होगा। भाई भोला को होरी को गाय देना शुरू के ही कुछ प्रश्नों में दे देता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राय साहब के यहाँ पे धनुष यज्ञ, ये हो जाएगा। उसके बाद बी के बाद ई, उसके बाद हो जाएगा अपने दमड़ी बंसोड़ का प्रसंग, ये हो जाएगा डी। उसके बाद हो जाएगा शिकार खेलने जाते हैं, जब वो सारे के सारे राय साहब, मैं सॉरी मेहता साहब, मालती वगैरह, ये सारे के सारे उसके बाद आएगा ये बी ई डी ए। और सुंदरिया गाय की हत्या, ये फिर बाद में होती है बीच में, तो बी ई डी ए सी, ये हो जाएगा अपने सही क्रम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो आप क्या कहता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी के संवादों को पहले से बात के क्रम में लगाना है। भाई बहुत ही भयानक किस्म का प्रश्न है कि पहले कौन सा संवाद था
बाद में कौन सा था, लगाते हैं, क्या करें हम, कि लौट जाओ इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतना महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं है। ये हो जाएगा ए नंबर पे। ध्रुव स्वामी के संवाद है कि लौट जाओ इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं है। अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। ए ई, चंद्रे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो, यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त काल के अंतपुर में रहने पाऊंगी। ये हो जाएगा बी नंबर पे। फिर हो जाएगा अपने चंद्रे मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो। ठीक है ना। फिर हो जाएगा डी। फिर हो जाएगा अपना सी, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। ठीक है ना। ये सी, ए ई बी डी सी। अब देखो ये चंद्रे वाली बात जो है ना, बी और डी वाली ये एक साथ आई है, तो इससे पता चल रहा है कि चंद्रे वाले सब बातें एक साथ आना ही चाहिए, बी और डी। या तो बी के बाद डी आएगा या डी के बाद बी आएगा। तो ये देखो यहाँ पे बी के बाद डी है, यहाँ पे ये आ रहा। ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर भी आ रहा था, तो यहाँ पर भी आ रहा, तो दो तो अपन वैसे भी छाड़ सकते थे यहाँ से। फिर दो में से एक, तो फिर वही, जैसे चार में से एक ही हम जब राम का नाम लेके चूज करते हैं, तो दो में से एक भी चूज कर सकते हैं। फिलहाल ये इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुव स्वामी। 1933 में लिखा गया जयशंकर प्रसाद का नाटक है, और ये नाटक पहला ऐसा नाटक है जो कि मंच को ध्यान में रखकर लिखा गया पहला नाटक है ये। अगर जयशंकर प्रसाद के नाटकों की बात करें तो अंतिम नाटक है जयशंकर प्रसाद का ये, लेकिन मंच को ध्यान में रखकर लिखा गया अंतिम नाटक है ये। मंच को ध्यान में रखकर लिखा गया नाटक है ये पहला। नाटकों में अंतिम है, लेकिन मंच को ध्यान में रखकर लिखा गया पहला है। और 1929-30 के पास लिखा गया एक नाटक था चंद्रगुप्त। 1927-28 में तो लिखा गया था अपना स्कंदगुप्त। लेकिन सर्वश्रेष्ठ नाटक कोई पूछे आपसे कौन सा है, तो हो जाएगा अपना चंद्रगुप्त। ये याद रखिएगा आप, चंद्रगुप्त नाटक जो है किसका फेमस है, वो जयशंकर प्रसाद सर्वश्रेष्ठ नाटक है अपना, याद रखिएगा। कामायनी के सर्गों का सही क्रम ये भी बता चुका हूं मैं। चिंता ने आशा से श्रद्धा से कहा, चिंता ने आशा को श्रद्धा से कहा, काम वासना लज्जा की, ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न में संघर्ष और निद्रा आ जाएगी। ठीक है। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम वासना लज्जा, काम वासना लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। अब देखो ईर्ष्या में क्या होता है ना, ईर्ष्या में बड़ी ई की मात्रा आती है और ईड़ा में छोटा आता है, तो बड़ा भाई पहले पैदा होता है तो बड़ी ई की मात्रा आएगी। स्वप्न में संघर्ष में क्या होता है ना, पहले स्वप्न में छोटा स आता है, बाद में बड़ा स आता है। तो पहले छोटा स लिखेंगे तभी तो बड़ा स लिख पाएंगे। यूँ देखो इतना लिखेंगे तो पहले छोटा स वाला आएगा। निद्रा का मतलब हो जाएगा निर्वेद दर्शन रहस्य आनंद, याद रखिएगा। इससे इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो संघर्ष स्वप्न निर्वेद दर्शन कर्म, ये हो ही जाएगा। आपको पता है कि ई, यानी कि सबसे पहले ई, फिर स्वप्न, फिर संघर्ष, निर्वेद और फिर दर्शन। ठीक है ना। दूसरा उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला प्रश्न देखो आप, 77वां प्रश्न क्या कहता है अपना, कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। याद रखिएगा 1947 में जो समिति बनाई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आगे चलते 78वां क्वेश्चन कहता है, कोशिका गठवार के आधार पर बताइए कि गोसाई के कथनों को पहले से बातें क्रम में लगाना है। गोसाई दत्त और लक्ष्मी या लक्ष्मा बहुत इंपॉर्टेंट पात्र है, बहुत बेहतरीन कहानी है, मुझे तो बड़ी पसंद है ये। तो देखिए इसके जो कथन है सी बी डी बी ई ए, ये इसके आंसर हो जाएंगे सी डी बी ई और ए। ठीक है। सी वाला कथन है कि सुबह से अब तक 10 पंसेरी पे नहीं हुआ है, सूरज कहाँ चला गया है। ठीक है। डी वाला हो जाएगा, लोग ठीक कहते हैं औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। बी वाला है कि बच्चा है भूख लग आई होगी, डांटने से क्या होगा, डांटो मत। उसके बाद हो जाएगा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। ठीक है ना। क्योंकि होता है ना, वो पहले मर मिटने के साथ रहेंगे साथ मरेंगे इसकी कसमें खाई थी लक्ष्मण ने, और क्या बोलते हैं गोसाई दत्त ने। बाद में लक्ष्मण शादी नहीं कर पाएगी, तो वो कहता है, बोला कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ पे कलम हो जाएगा सी डी बी ई है। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत मजा आता है इसको पढ़कर वास्तव में। 79, मुर्धैया जो है किस गांव की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी, धर्मपुर।
ठीक है ना। मुर्दैया जो है आत्मकथा है, 2010 का प्रकाशन वर्ष है, पहला पार्ट है हालांकि मुर्दैया का। दूसरा पार्ट 2014-15 के आसपास आया था। तुलसी राम की आत्मकथा है ये, दलित आत्मकथा है ये, दलित आत्मकथा है ये, ठीक है ना। इस सौंदर्य के सामने, 80वां क्वेश्चन है कि इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है। इन आंखों से व्याप्त व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का संवाद जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहा है ना, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सारी सुविधाएं कमजोर है, इन इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। प्रिय गुमंजरी, ठीक है ना, कालिदास को, तो एक प्रकार से कालिदास जहाँ पे रहता था वहां पे जब मल्लिका के सामने ये कथन कहती है, तो हो जाएगा ये आषाढ़ का एक दिन का, ठीक है ना। कालिदास की पत्नी का कथन है ये। अंधेर नगरी नाटक में तीसरा अंक हो जाएगा जंगल, अपना याद रखना है ये, जंगल, अंधेर नगरी 1881, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा 82। यूरोप का वो अभिव्यंजनावाद हमारे यहाँ पर पुराने वक्रोक्तिवाद यानी कि वक्रोक्ति काव्यम जीवितम का ही नया रूप या विलायती उत्थान है। ये किस आलोचक का कथन है? आचार्य शुक्ल जी ने क्रोवंचे क्रोवंचे के अभिव्यंजनावाद को भारत का वक्रोक्तिवाद कहा था, ठीक है ना, ये याद रखना। और किसी एक आलोचक ने यह भी कहा था कि क्रोचे के विव्यंजनावाद को कुंतक के वक्रोक्तिवाद से तुलना करना हास्यास्पद है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है ना, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो शुक्ल जी ने कहा था कि विलायती उत्थान है, नगेंद्र ने कहा है कि हास्यास्पद है। अगला हो जाएगा अपने सामने क्वेश्चन 83। यहाँ पर उपन्यास दिए हुए हैं कुछ, उनको मिलान करना है, ठीक है। तो ठाकुर प्रसाद सिंह का उपन्यास हो जाएगा हमारे सामने कुब्जा सुंदरी, कुब्जा सुंदरी हो जाएगा ठाकुर प्रसाद सिंह का। देवेश ठाकुर का हो जाएगा भ्रम भंग। रामदृष्ट मिश्र का हो जाएगा अपने लोग। और गंगा प्रसाद विमल का हो जाएगा मृगांतक, गंगा प्रसाद विमल का हो जाएगा मृगांतक उपन्यास, ठीक है। बहुत गौण उपन्यास है, इतने फेमस बिल्कुल भी नहीं है, पर पूछ लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न भी। 84 है काव्य भाषा, इसीलिए तो ये वाला पेपर टफ था यार, ऐसा है बिल्कुल, कभी कभी पेपर का स्तर बहुत बिगाड़ देते हैं ये लोग। काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ के उपयुक्त कथन है, काव्य प्रबल भावों का सहज उच्चारण है, देयर इज द स्पॉन्टेशन ओवरफ्लो ऑफ द वर्ड्स। ये वर्ड्सवर्थ की पंक्तियां हैं ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले बी तो सही है एकदम। प्रशांत मनोदशा में भावों का अनुस्मरण आवश्यक नहीं है, ये गलत है। भावदीप्त मनोदशा में रचना का आरंभ होता है, बिल्कुल सही बात है। और भाव चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो, मन को आनंदित करते ही करते हैं, डी। क्योंकि ये स्वच्छंदतावादी आलोचक है, ये स्वच्छंदतावादी आलोचक जो होते हैं वो पुराने नियमों को या शास्त्रीयता का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि पुराने जितने भी नियम हैं, छंद वाली चीजें जितने भी है ना, छंद में लिखो, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करो, तो इन सब चीज़ों का खंडन करते हैं स्वच्छंदतावादी आलोचक। इसीलिए वर्ड्सवर्थ जो है स्वच्छंदतावादी आलोचक है। 1770 में जन्म होता है और इसका एक भाई भी है, भाई क्या बहुत खास मित्र है। 1772 में जन्म होता है कोलरिज, जिसका सिद्धांत का नाम है कल्पना सिद्धांत। BCD सही उत्तर हो जाएगा। ग्रामीण जीवन काव्य के लिए उपयुक्त नहीं है, ये वर्ड्सवर्थ कभी कह ही नहीं सकते ना। जो आदमी पुराने नियमों का खंडन करेगा वो ग्रामीण भाषा का जरूर समर्थन करेगा, वो कहेगा कि काव्य की भाषा ग्रामीण भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए, पहली बात ये कहा था उन्होंने। और दूसरा ये कहा था कि गद्य की और पद्य की दोनों की भाषा सेम होनी चाहिए। इसलिए ये तीसरा वाला यानी कि पांचवा कथन जो है गलत हो जाएगा। 85वां देखिए, संस्कृति और सौंदर्य के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने अंतिम दिनों में किस नाम की पुस्तक लिख रहे थे? लालित्य मीमांसा, ठीक है। संस्कृति और सौंदर्य जो निबंध है वो नामवर सिंह जी का है, और नामवर सिंह जी जो है बहुत ही प्रिय शिष्य और बड़े शिष्य रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गुरु है, 1907 में जन्म होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सब वाकिफ है, और नामवर सिंह जी इनके गुरु, नामवर सिंह जी शिष्य रहे और नामवर सिंह जी गुरु रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध हमारे सिलेबस में लगा हुआ उसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि 1952 में कल्पलता के अंतर्गत संकलित है ये, जबकि संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह जी का निबंध है। उस निबंध के अंतर्गत अंतिम दिनों में लालित्य मीमांसा नाम की पुस्तक लिख रहे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। महिला आंचल के अनुसार सत्य कथन क्या क्या है, कौन कौन सा है, ठीक है ना। अब देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है डिलीट हुआ होगा या फिर इसका आंसर चेंज हुआ होगा,
ठीक है ना। 86 मुझे लगता है इसका, अगर इसका देख लेना चाहिए ऑफिशियल आंसर की मैं। इसका क्या है, 896 क्वेश्चन आईडी है इसकी, 6896। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन आईडी। ठीक है ना, 6896। क्योंकि मुझे लगता है कि डिलीट हुआ था ये क्वेश्चन शायद, इसका आंसर चेंज हुआ था। ये रहा, अच्छा। ओके, डी का मतलब होता है डिलीट, ठीक है ना, क्योंकि ये डी का मतलब अगर इसका आंसर कुछ होता है तो ये पक्का यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं आता। अतः इसका उत्तर जो है डिलीट हुआ था, तो अपन इसको छोड़ सकते हैं वैसे तो। ठीक है ना, याद रखिएगा, कोई दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है, कन्फ्यूजन होगा फालतू में। उसके बाद है बागबां आया गुलिस्तान में कि सैयद आया, जो भी आया जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। अंग्रेजी राज्य के संदर्भ में ये कथन भारतेंदु ने किस निबंध का, ये बादशाह दर्पण चाहिए। ठीक है ना, वैसे तो सिलेबस में इनमें से कोई सा भी नहीं चौथे में से, लेकिन बादशाह दर्पण बहुत बार पूछा गया है कि किसका निबंध है, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा बादशाह दर्पण में से। कि बागबां आया या गुलिस्तान में कि सैयद आया। ठीक है ना, यानी कि बाग का मालिक हो, ठीक है ना, गुलिस्तान यानी कि हमारे बगीचे में, या सैयद यानी कि शिकारी आया हो, कोई भी आया हो सबने, यानी कि संवारने वाला आया हो चाहे बिगाड़ने वाला आया हो, सबने बिगाड़ा ही बिगाड़ा है। कोई आया हो मेरी जान को जल्लाद आया, यानी कि जल्लाद ही है, सबने हमको कुचला ही है। राम की शक्ति पूजा की निम्न की विशेषताएं हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए यार, ये पहली बार मुझे कोई क्वेश्चन लगा जो वास्तव में ही आना चाहिए। ये क्रम से लगा व्रम से लगा, ये कोई क्वेश्चन होते हैं क्या यार, ये हमारे ज्ञान को थोड़े जांच रहे, तो हमारी रटने वाली विधा को जांच रहे कि आप कितना रट पाते हैं यार। अवधारणा भी कोई चीज होती है। राम की शक्ति पूजा में निम्नलिखित विशेषता है, पहला तो है इसका मूल स्रोत कृतिवास बंगला रामायण है, बिल्कुल सही बात है। कृतिवास रामायण का आधार पर ही, क्योंकि बांग्लादेश बांग्लादेश या बंगाल में ही जन्म हुआ था केरला का, तो वहाँ का प्रभाव भी इन पे है। बाद में उत्तर प्रदेश आ गए थे। शक्ति पूजा के प्रसंगों में राम की पराजय का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है, पहली पंक्तियों में ही है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया अमर, राम रावण का अपराधे समर आज का। ठीक है ना, तो विद्युत सर क्षिप्त प्रखर, आते ना पंक्तियां, विद्युत सर पंक्तियां आती, तीक्ष्ण सर शतशैल संवरण नील नभ गर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह। तो शुरुआती पंक्तियों में राम की पराजय का उल्लेख मिलता है इसमें कहीं ना कहीं, तो ये गलत कथन है कि राम की पराजय का कोई उल्लेख नहीं है, तो ये गलत है। अन्याय जिधर है शक्ति को भी उधर ही होना चाहिए, ये गलत है। नहीं, अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, ऐसा राम कहते हैं, जबकि उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उधर है शक्ति ये राम जी कहते हैं, जबकि उधर नहीं होना चाहिए, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा भी नहीं, विशेषता इसकी विशेषता नहीं है ये, बी और सी गलत है। डी है कि पूरी कविता में अंधकार और प्रकाश का द्वंद्व युद्ध निरंतर चलता रहता, बिल्कुल है। यहाँ पर अंग्रेज और हिंदू हिंदुस्तानियों का द्वंद्व दिखता है, राम और रावण का द्वंद्व दिखता है, अंधकार और प्रकाश का द्वंद्व दिखता है यहाँ पे क्रांतिकारी और स्वतंत्रता का द्वंद्व दिखता है कहीं ना कहीं। महात्मा गांधी की चीजें यहाँ पे मिलती है, सीता की मुक्ति यहाँ केंद्र में रखी गई है। तो राम की शक्ति पूजा एक प्रकार से पौराणिक राम की कथा नहीं है, स्वयं अपने आप में निराला की भी कथा है ये। ठीक है ना, ए डी और ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह पूरी कविता निराशा का महिमा मंडन नहीं करती है। महिमा मंडन एक ऐसा तरह होता है ना कि भाई निराशा को एकदम बहुत बड़े तरीके से दिखाकर बताया गया हो, ऐसा नहीं है, महिमा मंडन नहीं करती है। ए डी और ई इसका सही उत्तर हो जाएगा ए डी। 1936 में छपी थी ये राम की शक्ति पूजा निराला की, एक प्रकार से महाकाव्यात्मक कृति इसको कहा जाता है। अगला हो जाएगा इसका सही उत्तर कि मानस का हंस। हाँ, कि मानस का हंस जो उपन्यास है उनमें सही तथ्यों का चयन करना होता है। कि मानस का हंस लिखने का विचार नागर एवं महेश कौल के साथ बात करते हुए आया था, इस शुरुआती भूमिका में ही हमको लिखा हुआ मिल जाता है, बिल्कुल सही बात है। दोहावली और गीतावली में तुलसी का जीवन झांकी खास तौर पर मिलती है। दोहावली और गीतावली में बिल्कुल नहीं मिलती, विनय पत्रिका में मिलती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उपन्यास में तुलसी का जन्म स्थान के रूप में राजापुर को चित्रित किया गया, ये भी सही है। और इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा था, ये एकदम सही बात है। और ये इनको पढ़ा था इसलिए इन्हीं को कहा था कि खास तौर पर उनकी जीवन झांकी मिल जाती है कि किस प्रकार से उनके समय में किस प्रकार से अराजकता राज्य में फैली हुई थी।
तो ए सही है, सी सही है, डी सही है। रघुबर दास जी की मूल गोसाई चरित्र को लेखक माने जाते हैं? नहीं, मूल गोसाई चरित्र के लेखक तो बेनी माधव दास है, बेनी माधव दास। ठीक है, क्योंकि रघुबर दास की हो जाएगी तुलसी चरित्र। और ये तो मैं हमेशा कम से कम 500 बार पढ़ा चुका हूँ आपको, ये भक्ति काल पढ़ाता हूँ तभी पढ़ाता हूँ, ये दोनों रचनाएं हैं कि म से मूल गोसाई चरित्र, म से माधव दास। ठीक है, 90वां प्रश्न देखो आप कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है कि कौन कौन से पात्र हैं जो कौन कौन से नाटक में आए हैं, ये बताना है। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के साथ जो हमको पता है कि एक इसमें कल्याणी नाम का पात्र बताया गया है और एक बताया गया अपने कार्नेलिया, विदेशी पात्र। तो कार्नेलिया की तो प्रिय सखी एलिस हो जाती है, लेकिन कल्याणी के इधर उधर रहती है लीला और नीला। ये चौथा पात्र हो जाएगा हमारे किसमें, चंद्रगुप्त में। उसके बाद स्कंदगुप्त में हो जाएगा मालिनी। अंजो दीदी का तो अणिमा हो ही जाएगा, सबने पढ़ा हुआ है। और आषाढ़ के एक दिन का तो प्रिय गुमंजरी, अभी पढ़कर आए हैं हम। अगला प्रश्न देखिए आप, कैसी हुआ कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, आशा कर रहे हैं, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। काव्य संग्रह से लिया गया है ये, निशा निमंत्रण, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, याद रखिएगा, निशा निमंत्रण से ये पंक्तियां ली गई है। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पे कुछ पत्रिकाएं दी गई है, इनके संपादक कौन कौन है इसको हमको बताना है। ठीक है, सज्जन, कीर्ति, सुधाकर। ठीक है, कहाँ से निकलती है पत्रिका, ये निकलती है अपने उदयपुर से। उसके संपादक है बंशीधर। प्रयाग समाचार इसके हो जाएंगे देवकी नंदन त्रिपाठी। शुभ चिंतक इसके संपादक है सीताराम जी। और बिहार बंधु इसके संपादक है केशव राय भट्ट। बिहार बंधु, ठीक है ना, केशव राम भट्ट जो है। वैसे तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये लिए गए हैं नगेंद्र वाली पंक्ति से। जब हम वो आधुनिक काल पढ़ना शुरू करते हैं ना, वहाँ पे इन चारों पत्रिकाओं का उल्लेख है। ठीक है ना, हमने नगेंद्र भी पूरी पढ़ाई हुई है, लगभग लगभग काफ़ी सारी चीज़ें हमने आधुनिक काल, रीतिकाल, ये सब पढ़ा हुआ है उसमें से। और शुक्ल जी की पूरी किताब आपको 52 कक्षाओं में पूरी शुक्ल जी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। एक एक पंक्ति को हमने वीडियो बनाकर पढ़ाया हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है। और कौन कौन सी पंक्ति एग्जाम में आ चुकी है और कौन कौन सी आ सकती है वो भी हमने उसमें बताया हुआ है। तो वो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे। दयाराम नामक पात्र का वर्णन किस कहानी में हुआ है? दयाराम, ठीक है, दयाराम जो है वो दयाराम, जगपति, बच्चन सिंह, बच्चन सिंह, ठीक है ना, अपने हरिवंश राय बच्चन भी नहीं है ये, नहीं नहीं बच्चन सिंह अपने वो आलोचक है, इतिहासकार है, जगपति बच्चन सिंह। और दयाराम और जगपति की पत्नी का नाम होता है चंदा। ये पात्र है बहुत महत्वपूर्ण राजा निर्बंचिया के। कमलेश्वर की कहानी है, राजा निर्बंचिया कमलेश्वर। ठीक है, झुनिया को शरण देने पर पंचायत का दंड चुकाने के लिए होरी ने किसके हाथ अपने घर को 80 रुपए में गिरो रख दिया था? ठीक है ना, कि झुनिया को शरण देने के बाद क्या हो गया था। एक तो झुनिया होती है गोबर की पत्नी, जो विधवा थी, बाद में गोबर उसको भगा के ले आता है और उसके पेट में बच्चा भी होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं धनिया, जो कि किसकी पत्नी होती है, दुर्गा का अवतार, साथ साथ मतलब क्योंकि लड़ाकू किस्म की होती है, होरी की पत्नी। तो जब झुनिया को शरण दे देते हैं तो होरी को वो देना पड़ता है, एक प्रकार से भुगतान करना पड़ता है समाज के बीच में, पंचायत को दंड भरना पड़ता है एक प्रकार। जबकि होरी के पुत्र ने कितना महान काम किया, होरी ने भी एक विधवा को नया जीवन दिया है, लेकिन समाज जो है उस चीज़ को उस नज़र से नहीं देखता है और इसको दंड चुकाना पड़ता है। वो दंड इसने झिंगुरी सिंह से लिया था, ठीक है ना, 80 रुपये, 80 रुपये का दंड लिया था और वो भरना पड़ा था। गोदान का कथन है ये। सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान करना है। साहित्य की महत्ता नाम का जो निबंध है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। साहित्य के मूल्य नाम का निबंध है बाबू गुलाब राय का। साहित्य देवता तो 1000 बार पूछा जा चुका है, माखनलाल चतुर्वेदी का। साहित्य कला और प्रेम ये निबंध हो जाएगा यशपाल का। ठीक है, साहित्य कला और प्रेम ये निबंध हो जाएगा यशपाल का। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी का। बाबू गुलाब राय का हो जाएगा साहित्य के मूल्य। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को हो जाएगा साहित्य की महत्ता।
ठीक है ना, याद रखिएगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। 96, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मैं पंक्तियां जो आई थी उसका सही क्रम बताना है हमको, ठीक है ना। कि लागती अवध भया भारी मन भारी, ठीक है। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पही एक ही एक निहारी, घर मसान परिजन जन भूता। ये 5 पंक्तियां हो गई, चौपाई हो गई एक प्रकार से। है तो जाहिर सी बात है इन पांचों चारों की तुकबंदी है, इसकी नहीं है, तो यानी कि ये सबसे आखिरी पंक्तियां हो जाएगी, सबसे पहली पंक्तियां हो जाएगी, ठीक है ना। तो ई नंबर सबसे पहले तो है ही नहीं, सबसे लास्ट में ही है, तो बस हो जाएगा। तो सबसे पहली पंक्तियां यही आती है, लागति अवध भयावह भारी। 1974 में लिखा गया, बहुत ही अच्छा निबंध है वास्तव में ये, विद्या निवास मिश्र का निबंध है और बहुत प्यारा निबंध है ये, ठीक है ना। क्योंकि जिसमें जो पिता होता है, पिता का पुत्र जो है अपनी एक महिला मित्र के साथ एक संगीत के प्रोग्राम में जाते हैं, वो तो इंतजार करते हैं वो, तो उस टाइम उनकी दशा वैसे ही होती है जैसे वो भगवान श्री राम का इंतजार करती है ना माता कौशल्या, वही दशा होती है। किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह से लिपटे रहना, ये भी गलत है। परिंदे कहानी में कथन किसने कहा था? डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था ये, याद रखिएगा। डॉक्टर मुखर्जी जो किससे प्रेम करने लग जाते हैं, डॉक्टर मुखर्जी तो नहीं प्रेम करते इसमें, मिस्टर ह्यूबर्ट प्रेम करते हैं इसमें लतिका से, ठीक है ना। और लतिका का एक अपना अजनबीपन, अपना अकेलापन उसको खाया जा रहा है, खाता नहीं, एक प्रकार से अकेलापन, उनको खुशी मिलती है उस अकेलेपन में। वो चाहते हैं जानबूझकर कि हमको तो बस में बैठकर जाना है, तो कोई कितने ही, मतलब उनको सिर्फ बस स्टॉप पे खड़ा होना है ना, तो उस पर बस को बैठकर जाना है उनको, या मोटरसाइकिल पे ना रेपिडो करनी है उनको। एक अकेलापन नई कहानी में भरा हुआ है। अनुभव की प्रामाणिकता, यहाँ पे हर किसी के पास अपना अनुभव है, और इसका कोई नायक और कोई नायिका नहीं होती है यहाँ पे। नई कहानी में न कोई नायक है न कोई नायिका है, घटना वहां पे नायक और नायिका का रूप प्रदान करती है। तो अनुभव की प्रामाणिकता, अकेलापन, अजनबीपन, इंतजार, ये नई कहानी की विशेषता है यहाँ पर। भाव वैविध्य है, विषय वैविध्य यहाँ पर मिल जाएगा हमको, ठीक है ना। परिंदे जिसे हम पहली नई कहानी भी कहते हैं, सही उत्तर हो जाएगा इसका। डॉक्टर मुखर्जी कहता है कि किसी चीज को न जानना गलत है, तो जानबूझकर न भूल पाना भी गलत है। घनश्याम नगर, कुल्लू, दिल्ली एम्पोरियम और घुमनगंज, ये चारों के चारों स्थान आते हैं पिता कहानी में। 1965 में राजेश जोशी की, शेखर जोशी की कहानी है ये, सिलेबस में लगी हुई कहानी है, उसके अंदर का ये प्रश्न है। 99 शीर्षक है ये किसके, इनको क्रम से लगाना है। कि एक कौरव नगरी थी, ठीक है ना। अंधार युग के जो भी अंक है उनको क्रम से लगाना, कि एक कौरव नगरी थी जहां पर पशु का उदय हुआ। तो पशु का उदय ये दूसरा अंक है, पहला है कौरव नगरी, दूसरा है पशु का उदय। पशु का नाम था अश्वत्थामा, तो तीसरे अंक का नाम हो जाएगा अश्वत्थामा का अर्धसत्य, ठीक है ना। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, ठीक है। फिर हो जाएगा अपने गांधारी का शाप, और पांचवा हो जाएगा विजय एक क्रमिक आत्महत्या, ठीक है ना। पांचवा विजय, मिलान करते हैं तो दूसरा हो जाएगा पशु का उदय, तो दूसरा अंक हो जाएगा पशु का उदय। तीसरा ये रहा, ए में 3, बी में 1, सी में 2, डी में 4, तो बी में 1 तीसरा अंक, बी में 1 अश्वत्थामा का दुसत्य, सी में 4 ये रहा, सी में 2 सॉरी गांधारी का सांप ये रहा, सी में 2 और डी में 4, ठीक है ना। पांचवा अंक विजय एक कार्मिक अत्याचार। तो ये मैंने पांचों के पांचों लिख दिए यहाँ पे। 1954 में लिखा गया गीति नाट्य है ये, किसका है? गीति नाट्य है ये, अंधा युग, धर्मवीर भारती जी का। धर्मवीर भारती का उपन्यास भी, एक तो गुनाहों का देवता, और एक हो जाएगा सूरज का सातवां घोड़ा। नाखून क्यों बढ़ते हैं के अनुसार सत्य कथन है, ठीक है। ये जो निबंध है 1952 में कल्पलता में है ये संकलित। देवताओं के राजा वज्र जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था, यानी कि देवताओं के राजा वज्र, देवताओं के राजा हो जो वज्र था वो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। ये तो नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, तो वैसे भी सबको पता है कि उससे बना था, तो ये तो वैसे भी सही हो गए।
कि नखधर यानी कि नाखून धारण करने वाले मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। इसलिए क्योंकि पहले तो क्या होता, नाखून जो है उसको जान बचाने के लिए काम आते थे, बड़े बड़े नाखून, और वो पशु है इसको हमको याद दिलाते हैं बार बार, क्योंकि पहले पशु ही था मनुष्य एक प्रकार से। लेकिन अब मनुष्य क्या करता है कि अब नाखून काट देता है और एटम बम पर भरोसा कर रहा है कि वो बचाएगा हमारी जान। खैर जो भी है, इसमें एक अलग ही प्रकार का दर्शन इस निबंध में छुपा हुआ है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। बीवी सही है यहाँ पे। मेरे निर्बोध बालक ने, गलत है ये, बालक नहीं है बालिका है बल्कि, मेरे निर्बोध बालक ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है कि जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो सी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बालक नहीं है बालिका है। प्रश्न सही है पर बालक नहीं होगा, बालिका होगा। डी हो जाएगा, एक बूढ़ा कहता है कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो। वो बूढ़ा कौन है, ठीक है ना, वो बूढ़ा हो जाएगा महात्मा गांधी। और वैसे भी कबीर ने कहा है, क्या कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। वन के अंदर मृग ढूंढ रहा है, जबकि कस्तूरी तो कहाँ बस रही है, अंदर। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है, ऐसे घट घट राम है, भीतर देखे नाही। ठीक है, कबीर की पंक्तियां हैं ये। उसी प्रकार यहाँ पे बात की जा रही है कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा से दूर रहो। ये भी सही पंक्तियां है, तो बी भी सही है, डी भी सही है, तो ए बी और डी सही पंक्तियां हैं यहाँ पर। ई वाला कथन देखते हैं क्यों गलत है, कि महावीर ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता नहीं है कि वो सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। ये तो बुद्ध का कथन है ये, ठीक है, कि मनुष्य की मनुष्यता नहीं है कि यह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। ए बी और डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए ई भी गलत हो जाएगा। 100 प्रश्न, यानी कि हमने इस पेपर के 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न हमने कर लिए हैं। मुझे लगता है कि एक पार्ट में 50 प्रश्न काफ़ी है। अगली पार्ट में हम बचे हुए 50 प्रश्न हम करेंगे। ये जो 27 अगस्त को एग्जाम हुआ था पहली शिफ्ट का, काफ़ी टफ था ये, इसी कारण परसेंटाइल में जाती है ना कट ऑफ, क्योंकि जब दो अलग अलग शिफ्ट में अगर पेपर होता है, एक आसान होता है एक कठिन होता है, तो फिर उस हिसाब से परसेंटेज में ना जाके परसेंटाइल में जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगला वीडियो का पार्ट जो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, और वो अपलोड हो चुका होगा जब तक आप देखेंगे, तो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा इसी वीडियो का दूसरा पार्ट। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कैसा वीडियो लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगता है या जिसमें आपको दिक्कत आती है, मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर उसमें पढ़ाने की मदद करूँगा। तो वीडियो बंद करते हैं, धन्यवाद।